नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। कपास उत्पादक किसानों को प्रीमियम में छूट मिलेगी। किसानों को मिलेगी फसल बीमा की रसीद। मिट्टी के अनुसार करें उर्वरकों का चयन। तिलहनी फसलों में खरपतवारों की रोकथाम। रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन। कपास उत्पादक किसानों को अब फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए अब पूरा प्रीमियम नहीं जमा करना पड़ेगा। कुल 13% में से 6% प्रीमियम राशि राज्य सरकार जमा करेगी। किसानों को प्रीमियम की केवल 7% राशि ही जमा करना पड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कपास उत्पादक किसानों को राहत संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। इस मामले में किसानों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी। फसल बीमा में लिए जा रहे प्रीमियम की रसीद अब प्रदेश के किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा दी जाएगी। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने विधानसभा में विपक्ष की मांग पर कहा कि अभी तक बीमा रसीद नहीं दी जाती थी, लेकिन अब ये व्यवस्था की जाएगी कि किसानों को बीमा प्रीमियम की रसीद दी जाए। कृषि मंत्री बिसेन व सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सहकारी बैंकों को आदेश दिए जाएंगे कि वे प्रीमियम राशि की रसीद प्रदान करें। कृषि विभाग द्वारा कृषकों को सलाह दी गई है कि हमेशा मृदा के पीएच मान के आधार पर ही उर्वरकों का चयन करना चाहिए, क्योंकि सभी उर्वरक हर प्रकार की जमीन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। वे भी अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रकृति के होते हैं। जानकारी के अभाव में अम्लीय मृदा में अम्लीय उर्वरक या क्षारीय मृदा में क्षारीय उर्वरक लगातार डालने पर मृदा कुछ समय बाद अनुपजाऊ हो जाती है। अतः अम्लीय मृदा में क्षारीय व क्षारीय मृदा में अम्लीय प्रकृति के उर्वरक ही उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से खेत की मृदा खराब नहीं होगी। मिट्टी परीक्षण करने के बाद कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है, जिसमें खेत की मिट्टी का पीएच मान लिखकर आता है। पीएच खेत की मृदा के स्वास्थ्य का मापने का पैमाना है। इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच 6% से 8% के बीच हो तो मृदा ठीक है। 6% पीएच मान के कम होने पर मिट्टी अम्लीय होने लगती है। यदि पीएच मान 8% से ज्यादा है तो खेत की मिट्टी क्षारीयता की ओर बढ़ रही है। इसी के आधार पर ही खेत में डाले जाने वाले उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। प्रमुख तिलहनी फसलें जैसे तोरिया, राया, सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी, अलसी, कुसुम, करडी, सरसों आदि को खरपतवारों से अत्यधिक नुकसान होता है। राया सरसों की पैदावार में खरपतवारों की संख्या एवं प्रजाति के अनुसार 20 से 70% तक की कमी आंकी गई है। इसलिए इस फसल को नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवारों का सही समय पर प्रभावी नियंत्रण न किया गया तो ये फसल की पैदावार एवं गुणवत्ता में भारी कमी ला देते हैं। खरपतवार नियंत्रण कार्यक्रम में समय का सर्वाधिक महत्व है। यदि खरपतवारों की रोकथाम खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था में न की गई तो उससे भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है। राया सरसों में यह अवस्था बुआई के बाद 10 दिन से 40 दिन तक रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि हम शाकनाशी रसायनों का उपयोग कर रहे हैं तो उनका असर भूमि में कम से कम बुआई के बाद 40 दिन तक रहना चाहिए। फ्लूक्लोरालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर बुआई के पूर्व खेत में छिड़काव कर दें और पाटा लगा दें। यदि इसके बावजूद भी खरपतवारों की आने की संभावना हो तो आइसोप्रोटूरॉन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा प्रति हेक्टेयर को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद एक बीज अंकुरण से पूर्व खेत में छिड़काव करने से खरपतवारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई का विशेष महत्व है। सिंचाई जल की क्षमता पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण सिंचाई को सही समय पर एवं सही विधि से नहीं किया जाना है। वर्तमान में उपलब्ध जल का लगभग 84% खपत कृषि में होती है। अतः जल के कुशल और मितव्ययतापूर्ण उपयोग पर ध्यान दिया जाना ही बहुत आवश्यक है। फसलों की आवश्यकता अनुसार पानी दिए जाने की जरूरत रहती है। फसलों की क्रांतिक अवस्था के अनुसार सिंचाई करना चाहिए। गेहूं में शीर्ष जड़ निकलने के समय, कल्ले निकलते समय एवं गभोट अवस्था में सिंचाई फायदेमंद रहती है। गेहूं में फूल आने की अवस्था एवं दूध भरने की अवस्था में सिंचाई अत्यधिक आवश्यक है। चना में शाखाएं निकलते समय एवं फल बनने की अवस्था में सिंचाई करना चाहिए। मटर में पुष्पारंभ की अवस्था एवं फलियां लगने की अवस्था में सिंचाई लाभदायक रहती है। मसूर की फसल में फूल आने के पहले एवं फली भरने की अवस्था में सिंचाई करना चाहिए। इसी तरह सरसों में फूल आने के पूर्व की अवस्था एवं फलियों के विकास की अवस्था में सिंचाई करना चाहिए।
और किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भाव की। बरनावर में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2,115 रुपये प्रति क्विंटल। बैतूल में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,430 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1,602 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करें बीना की, तो वहां गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,450 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2,400 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं दमोह में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,440 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1,470 रुपये प्रति क्विंटल। अब हम बात करते हैं सोयाबीन के भाव की। आगर में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2,901 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,743 रुपये प्रति क्विंटल। देवास में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,700 रुपये प्रति क्विंटल। धार में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2,600 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,065 रुपये प्रति क्विंटल। गंजबासौदा में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2,700 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3,755 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं सरसों के उपज भाव की। नीमच में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 2,301 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,501 रुपये प्रति क्विंटल। रीवा में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 4,100 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,201 रुपये प्रति क्विंटल। सागर में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 3,875 रुपये प्रति क्विंटल। अब सतना की बात करें तो वहाँ सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,100 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, चूंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान,
सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। भोपाल दूरदर्शन केंद्र और किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग स्वागत करता है आप सभी का इस फसल संगोष्ठी में। किसान भाइयों, यह कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है भारत सरकार के मास मीडिया सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कार्यक्रम के अंतर्गत। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम किसानों की कृषि विशेषज्ञों से सीधी बातचीत करवाते हैं और उन्हें विभिन्न विषयों पर नई नई जानकारी दिलवाते हैं, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। हम आज हैं सीहोर जिले की शाहगंज के पास। ये जो गांव है, एक छोटे से गांव में, यहाँ पे किसान धर्मेंद्र सिंह के प्रक्षेत्र पर। और यहाँ पर ये जो छोटा सा जिला है सीहोर जिला, इसका बुधनी क्षेत्र के बारे में हमें जो जानकारी मिली है, कुल 1 लाख हेक्टेयर में यहाँ खेती होती है। 76 लाख हेक्टेयर में फसल उत्पादन होता है। धान का रकबा 24,500 हेक्टेयर है और तीसरी फसल के रूप में मूंग यहाँ पर 7600 हेक्टेयर मिली जाती है। ये जानकारी हमको यहाँ के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धनंजय शर्मा के माध्यम से मिली है। धन्यवाद धनंजय। और ये क्षेत्र जो है, ये नर्मदा प्रदूषण मुक्त करने के लिए चयनित विकास खंड है। पूर्वा कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपना परिचय देंगे। मैं सुदेश श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं। नमस्कार, मैं पूर्वा राय भोपाल दूरदर्शन केंद्र से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और पूर्वा जो हमारे साथ आज के कृषि विशेषज्ञ सम्मिलित हो रहे हैं आज के कार्यक्रम में किसानों के मार्गदर्शन के लिए, उनका परिचय भी करा दें। मिलवाना चाहती हूँ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, जो पौध संरक्षक हैं, विशेषज्ञ हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा से। फिर डॉक्टर RD सोनी जी, CIAE केंद्रीय क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नवीबाग भोपाल से, जो कि कृषि अभियांत्रिकी विशेषज्ञ हैं। और पूर्वा डॉक्टर स्वप्निल दुबे से हमारे किसान भाई मिले हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से पधारे हैं
और शस्त्र वैज्ञानिक हैं, अन्य विषयों पर भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। केपी अहिरवाल साहब जो कि संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास हैं और जैविक खेती के जाने माने विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राजवीर जी पूर्वा ये जो हैं ये कृषि सलाहकार हैं। अच्छा। और हनी भी यानी शहद से संबंधित जानकारी रखते हैं, साथ में पशुपालन की जानकारी रखते हैं। जी डॉक्टर JK कनौजिया जी, ये उद्यानिकी के विशेषज्ञ हैं। केवी के इछावर जिला सीहोर से आप पधारे हैं। और डॉक्टर त्रिपाठी, हाँ जी, ये डॉक्टर HK त्रिपाठी पशु चिकित्सा हैं, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। अच्छा। और हमारे आज के मेजबान, इनका तो परिचय करा दीजिए। जी बिल्कुल। आप मिलिए डॉक्टर धर्मेंद्र जी से, जो कि इस कार्यक्रम के मेजबान हैं और हमारे किसान भाइयों और विशेषज्ञों का आप स्वागत में कुछ शब्द कहेंगे, तो प्लीज आइए मंच पर। पूर्वा, अभी जो विशेषज्ञ बच्चे हैं डॉक्टर AK श्रीवास्तव साहब भी आए हैं, जो कि समन्वयक हैं केवी के पवारखेड़ से आप आए हैं। कि हमारे विशेषज्ञों का स्वागत एक बार जोरदार तालियों से हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। हम चाहेंगे कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जाए। जी किसान भाइयों, माँ सरस्वती की आराधना के साथ साथ दीप प्रज्वलन किया जाता है। हम सभी ये कामना करते हैं कि माँ सरस्वती अपना आशीर्वाद हम सभी पर बरसाएं और हमारे खेत खलिहान ऐसे ही हरे भरे बने रहें। साथ ही साथ हमें वो ज्ञान दे जो हमारी कृषि के विकास के लिए सहायक रहे। हम अनुरोध करेंगे धर्मेंद्र जी से और उधर पंक्ति में बैठे हुए डॉक्टर सोनी, डॉक्टर श्रीवास्तव, स्वप्निल दुबे, कृपया दीप प्रज्वलन में सहायता करें। दीप प्रज्वलन कर हम माँ सरस्वती की स्थापना करेंगे। हम जानते हैं कि ज्ञान की इस देवी की आराधना के बिना कोई भी आयोजन सफल नहीं होता। आज का ये फसल संगोष्ठी अत्यंत सफल हो। सिर्फ यही नहीं, देश और प्रदेश के किसान भाई आपके माध्यम से कृषि तकनीकों से परिचित हों और खेती बाड़ी की समस्याओं को दूर करके ज्ञानवान बने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विशेषज्ञों का, हमारे अतिथियों का। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्वा, ज्ञान का दीप तो हमने जला दिया जी, लेकिन जैसी कि परंपरा है हमारे विशेषज्ञों के स्वागत की, हमारे मेहमानों के स्वागत की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हवा तेज़ है, माँ ने अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर दे दिया। और धर्मेंद्र जी से कहूँगी कि कृपया आप इस मंच पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका स्वागत कीजिए कुछ जैविक अनाज के द्वारा। धर्मेंद्र जी, ये जो अनाज भेंट कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञों को, ये जैविक अनाज है और जैविक खेती का विकास पूरे प्रदेश में हो, किसान भाई जैविक खेती अपनाएं। इसलिए ये प्रतीकात्मक रूप से पुष्पों की जगह ये जैविक अनाज हमारे विशेषज्ञों को दिया जा रहा है। कृपया अतिथि इसे ग्रहण करें। श्री अहिरवाल साहब को ये भेंट की जाए। राजवीर सिंह जी ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई सम्मान नहीं हो सकता। अनाज से बढ़कर अन्य दाताओं की ओर से कोई और सम्मान किसी का नहीं हो सकता। डॉक्टर कनौजिया, डॉक्टर त्रिपाठी को ये भेंट करेंगे और डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी और पीछे बैठे हुए विशेषज्ञों को भी कृपया ये भेंट करें। आज अन्य जो विशेषज्ञ आए हैं उसमें डॉक्टर अंशुमान गुप्ता भी आए हैं और कई सारे डॉक्टर OD दुबे साहब भी हमारे बीच में हैं, पूर्व अपर संचालक। इसी तरह से कई विशेषज्ञों से भी हम अगर मौका मिला तो ज़रूर बातचीत करेंगे। पूर्वा, अब बारी है कि धर्मेंद्र सिंह जी स्वागत करें हमारे शब्दों से हमारे विशेषज्ञों का और इसके पश्चात सीधी बातचीत का ये सिलसिला शुरू होगा। आमंत्रित हैं श्री धर्मेंद्र सिंह जी, जो कि आप सब किसानों के प्रतिनिधि हैं। धन्यवाद। मंच पर विराजमान कृषि विभाग के मेरे साइंटिस्ट, जैविक खेती के, मैं ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि जैविक खेती के ऊपर जो काम कर रहे हैं आदरणीय राजवीर सिंह जी, आदरणीय कनौजिया साहब, सभी साइंटिस्ट, सभी वैज्ञानिक, दूरदर्शन के टीम के पधारे हुए मेरे
मेहमान, क्षेत्र से पधारे हुए सभी किसान बंधु, भाइयों और बहनों, वास्तव में हमें आज बड़े गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव में, बहुत छोटे से गांव में दूरदर्शन और कृषि विभाग के कर्मचारियों की ओर से, अधिकारियों की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया है। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है और मैं आत्मीय पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका आत्मीय सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। किसान भाइयों, हमारे किसान जो हैं उनकी भक्ति ही उनकी खेती होती है, उनकी शक्ति ही उनकी खेती होती है। वह अनाज पैदा करके देश का पेट भरते हैं और हम सभी ऐसे किसान भाइयों को नमन करते हैं। तो आइए आज ये प्रश्न का सिलसिला शुरू करती हूँ और कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने अपने एक एक प्रश्न हमारे कीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो किसान भाई है, आप अपना परिचय दें। जी नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं ग्राम ऊंचा खेड़ा का कृषक हूँ और यहाँ मैंने कृषि फसलों के अलावा उद्यानिकी फसलें भी लगा रखी हैं। जी, आप प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं हमारे मंचासीन जो विशेषज्ञ हैं उनसे। उद्यानिकी फसलों में सर जो मैंने कुछ फलों की जो खेती करी है उसमें मौसम्बी की खेती में मौसम्बी के 4 से 5 साल के जो वृक्ष हैं वो अचानक सूख रहा है, जड़ों से सूख जा रहा है। उससे मुझे काफ़ी आर्थिक हानि हुई है। तो मैं महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि इस विषय में हमें क्या करना होगा। अनुरोध करेंगे डॉक्टर कनौजिया से इस प्रश्न का जवाब देंगे। डॉक्टर कनौजिया। किसान बंधुओं सभी को मेरा नमस्कार। वास्तव में जो नींबू वर्गीय फल वृक्ष हैं और उसमें खास तौर से जो मौसम्मी की जो समस्या हमारे किसान भाई ने यहाँ पर उठाई है, ये एक नींबू वर्गीय वृक्षों में सभी में ये समस्या आती है, जिसको कि हम एक फफूंद जनित एक बीमारी है, जिस पे थोड़ा सा भी अगर हम अनदेखा करते हैं या खास तौर से जहाँ गहरी काली मिट्टी है और वहाँ पर अगर इन फल वृक्षों की खेती की गई है तो आमतौर पर ये एक सामान्य समस्या देखने को किसानों को मिलती है। ये एक फाइटोप्थोरा बीमारी इसमें मौसमी में आती है और संतरे में भी आती है। इसके निदान के लिए मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि एक तो यदि काली मिट्टी, गहरी मिट्टी है तो उसमें हम थोड़ा सा बजरी और कंपोस्ट खाद पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि जल निकास की संपूर्ण व्यवस्था हो। दूसरी चीज़ इसमें जो फफूंद को नष्ट करने वाली बात है, इसके लिए हम समय समय पर जो फफूंद नाशक औषधियाँ हैं उनका छिड़काव भी इस पर करते रहें, जिनमें खास तौर से डायथेनियम 45 जो दवाई है उसका उपयोग करें। और जो बोडो पेस्ट है उसका हम साल में 2 बार आवश्यक रूप से उसको हम लेपित करते रहें, जिसमें हरिया थोथा, चूना और पानी के साथ मिला के जो लेप लगाते हैं उसको यदि हम कर लेते हैं तो इस बीमारी से हम काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए डॉक्टर साहब। और एक युवा किसान मेरे साथ खड़े हुए हैं जो कुछ नई बात करना चाहते हैं। अपना नाम बताएं, कहाँ से आप आए हैं और क्या प्रश्न है आपका। मेरा नाम सर राजबिन चौहान है। राजबिन चौहान, ग्राम पंचायत खबादा, ईसरपुर से मैं आया हूँ। मेरे जो 2 क्वेश्चन हैं, इनका आप मुझे पहला क्वेश्चन है सर, क्या हमें कल्चर के बारे में जानकारी मिल सकती है? एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जानकारी मिल सकती है? जी, जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। हालांकि एक ही प्रश्न हमारे किसान भाइयों को पूछना चाहिए। कल्चर की जानकारी हम आपको बाद में दिलाएंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री एक नया विषय है और एग्रो फॉरेस्ट्री के विशेषज्ञ SP सिंह बेदी साहब हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि इनका लाभ ले लें। यह मंच पर तो नहीं है, लेकिन SP सिंह साहब बायो फर्टिलाइजर और एग्रो फॉरेस्ट्री के विशेषज्ञ हैं। बेदी साहब चाहूँगा कि इसका समाधान करें बहुत शॉर्ट में। देखिए, सारे किसान जानते हैं कि फसलों पे जो भी चीज़ें लगानी है, बीज लगाना है, दवाई डालनी है, ज़मीन की तैयारी करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, इन सब पे कहीं ना कहीं प्रकृति का नियंत्रण है, दूसरे लोगों का नियंत्रण है। तो मैं ये चाहूँगा कि यदि आप एग्रो फॉरेस्ट्री पे ध्यान देते हैं, ज़मीन का 10% या 5% आपका खेत का हिस्सा या मेगड़ बाढ़ पे चारों तरफ पे एग्रो फॉरेस्ट्री लगाते हैं, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बिना ज़मीन की खेती को कम किए या उसका फसल का हिस्सा कम किए आप 8 साल 10 साल बाद बहुत शानदार एक कैपिटल गेन ले सकते हैं। कैपिटल गेन मतलब एक मुश्त बड़ा पैसा। डॉक्टर साहब क्या लगा दें इस समय, अगर खेत खाली पड़े हुए हैं, खेत की मेड़ों पर क्या लगा दें जिससे किसानों को फायदा हो? देखिए, कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग ने मिल करके वरदान एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित करने का
कार्यक्रम चलाया था कुछ वर्षों पूर्व। आप चाहें तो वरदान वृक्षारोपण कर सकते हैं। ये इस पौधे के बारे में इतनी जानकारी दूंगा कि इसकी आयु है 15 से 20 वर्ष। अपनी आयु में 100 फुट हाइट तक जाता है। इमारती लकड़ी का वृक्ष है। इमारती तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, समय हमारे पास कम। महेश से चाहेंगे कि दूसरा प्रश्न करें, लेकिन ऐसे पौधे जरूर लगाएं जो आपको खेती के अतिरिक्त आमदनी दे सके। महेश जी। बिल्कुल, छोटे लाल जी है, इनकी एक समस्या है। छोटे लाल जी बताएं, आप कहाँ से आए? सबसे पहले तो बताएं। खटपुरा से। बताओ क्या परेशानी हो रही है अपनी खेती किसानी में? मिर्ची में कोकड़ा लगता है, बहुत ज्यादा मिर्ची लग उड़ती है जी। मिर्ची लगाई है, उसमें कोकड़ा रोग लगा हुआ है। हमारे विशेषज्ञ कृपया छोटे लाल जी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव इस बारे में आपको बता रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपने बताया कुकड़ा रोग की समस्या है। यह एक माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी है जिसमें पत्तियों पर जो है पत्तियां गुच्छों के रूप में हो जाती हैं। और चूंकि यह रोग जो है एक पौधे से शुरू होकर बाकी पौधों पर यह फैलता है, तो महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप जो रोग ग्रसित पौधा है इसको बाहर निकाल दें। चूंकि ये बीमारी रस चूसक कीटों के माध्यम से फैलती है, तो इनके प्रभावी नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोपिड की 3 ml मात्रा प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, पूरे देश में इस समय हमारा गेहूं उत्पादन में तीसरा नंबर हो गया है। यह बहुत खुशी की बात है। आप सबको बधाई, तालियां। लेकिन जब आप इतना ज्यादा गेहूं बो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें समस्याएं आ ही रही होंगी। देखिए समस्या, ये जो हमारे साथ किसान भाई खड़े हुए हैं, इनको क्या समस्या है, नाम बताएं। पवन नागर, दीपाखड़ा से। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि गेहूं की फसल में दीमक का प्रकोप हर साल होता है, तो सर क्या करें उसके लिए? गेहूं की फसल में दीमक का प्रकोप, एंटोमोलॉजी से हमारे साथ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, आप ही इसका जवाब दीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि ये समस्या विगत वर्षों से काफ़ी गेहूं की फसलों में देखने को मिल रही है। और इस समस्या का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप गेहूं में अगर दीमक की समस्या देखने को मिलती है तो क्लोरोपाइरिफास जो दवा है 20 cc में आती है, इसकी 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप जो है इसका छिड़काव कर सकते हैं और इससे प्रभावी जो है दीमक की समस्या नियंत्रित होगी। संतोष जी बताएं कि आपकी खेती किसानी में क्या समस्या है, आप विशेषज्ञ से क्या जानना चाहते हैं? सर, चने में उगरा रोग लगता है, उसकी समस्या। उगरा की समस्या है चने में। देखिए, उगरा की बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश या भारत में ये प्रमुख समस्या दलहनी फसलों में रही है। और इस समस्या का चूंकि एक मृदा जनित रोग है जो कि फ्यूजेरियम आर्जियोस्पोरम फर्मास्पीस सेसेरी, ये जो है फंगस के द्वारा होने वाली बीमारी है। चूंकि मृदा जनित बीमारी होने की वजह से इस रोग का खड़ी फसल स्टैंडिंग क्रॉप में कोई भी प्रभावी प्रबंधन नहीं है। इसके लिए यदि आप बोनी से पूर्व रोग प्रतिरोधी किस्में जेजी 130, जेजी 74, जेजी 11, जेजी 16 इन किस्मों का प्रयोग करते हैं, साथ में बीज उपचार इस रोग के प्रबंधन में काफी प्रभावी पाया गया है। और बीजोपचार के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलो के मान से आप ले सकते हैं, या थायरम प्लस कार्बनडाजिम, इसको भी आप जो है 2 ग्राम थायरम के साथ 1 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति किलो बीज की दर से आप इसको प्रयोग करेंगे। साथ में इस बीमारी का प्रबंधन के लिए आपको फसल चक्र पर विशेष ध्यान देना होगा। सिर्फ चने की फसल लगातार ना लगाएं, दलहनी फसलों के बाद धान्य फसलें आप लगाते हैं तो इस रोग का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है। नाम हमारा धर्माबाई, कहाँ से आई हुई हैं? खटपुरा से आई हुई हैं। आप क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं? हम पूछना चाहते हैं चने आने में झाड़ सूखती क्यों? बिल्कुल, चने में झाड़ सूखते हैं डॉक्टर साहब। अब बिल्कुल मौका है कि आप केपी अग्रवाल साहब इसका जवाब देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये पूरे मध्य प्रदेश के जो जहाँ पर ये चना लगाते हैं या मसूर लगाते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। मैंने खुद टीकमगढ़ ज़िले में इसका उपचार किसानों के बीच में करवाया और काफ़ी कारगर हद तक हम लोग सफल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने 3 बातें उकटा के बारे में बताई हैं, वो तो खैर है ही ज़रूरी। इसके साथ में ट्राइकोडर्मा हमारे विभागीय योजना में भी बढ़ता है और आप सभी जानते हैं ट्राइकोडर्मा का उपयोग किस तरीके से करते हैं। 100 किलो गोबर में अगर 1 किलो ट्राइकोडर्मा का अपन ऐसा पन्नी के ऊपर गोबर फैला करके उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर दें और 72 घंटे तक उसको रखें, उसके ऊपर प्यारा डाल दें, थोड़ी सी नमी रखें, तो आपका जो गोबर है वो पूरा सफ़ेद हो जाएगा।
और जब 72 घंटे बाद गोबर सफ़ेद हो जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बांट लें और मिट्टी के साथ में या रेत के साथ मिलाकर में 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। 1 एकड़ में मिट्टी के साथ में या रेत के साथ में अगर फैला दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका ये उगता रोग पेड़ आपका नहीं सूखे। श्री राम जी बताएं, आप कौन से गांव से आए हैं? ग्राम सरदार नगर साहब। अभी फिलहाल हमारे विशेषज्ञ से आपके पास क्या सवाल है, क्या जानना था? इस समय जो है धूप ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी कम है, तो गेहूँ और चने की जो फसलें हैं उनमें विकास नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, इस समय काफी तीखी धूप है, विशेषज्ञ कृपया इनका मार्गदर्शन करें। सवाल जो है ये आपका अकेले का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। सबसे पहला है कि जब तक आप एक पौधा लगाते हो तो उसका 5% ही आप बर्तों में ला रहे हो, जिसको आप गेहूं, चना, जहाँ आप बोलते हो धान। मेरा जो मानना है कि 95% जो उस पौधे का हिस्सा है उसके ऊपर जब तक कोई काम नहीं होगा ये ऐसे ही रहेगा। अगर आप उस पौधे के भाग को संभालना सीख लो, जिसको कृष्ण महाराज ने कर्म कहा है, मैं वही काम करता हूँ। मेरे पास आप जब भी आओगे, इस पौधे के भाग को कैसे संभालना है, जो 80% से लेके 90% तक बचा हुआ है, उसमें उतने ही पैसे आपको मिलेंगे। मैं गेहूं की उदाहरण दे रहा हूं आपको। अगर 1 एकड़ में आप गेहूं करते हो तो 20,000 से ऊपर कभी भी आपके पास पैसे नहीं आएंगे। पर अगर उसी 1 एकड़ के भूसे पे आप मशरूम कर देते हो तो 2,10,000 से 1 पैसा कम मिला, मेरे से ले जाना। सभी को नमस्कार। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि गेहूं की, चने की बढ़वार प्रभावित हुई है, ये पानी की कमी तो है ही सही, इस साल इससे भी प्रभावित है। और ऐसे मौसम में जहां बढ़वार कम हो रही है, किसान भाई अपने खेत में जो पानी में घुलनशील खाद आता है 18-18-18 NPK या 19-19-19 NPK जो आता है, उसकी 1 किलो मात्रा प्रति एकड़ के मान से हम उसका उपयोग करें। मतलब 100 ग्राम प्रति पंप के मान से हम लेके उसको 8-10 पंप हमें उसका स्प्रे करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। डॉक्टर संदीप टोडवाल है ये मृदा विज्ञान विशेषज्ञ। पानी तो आपको देनी है। ये मेरे साथ जो किसान भाई खड़े हुए हैं, इनके समाधान हम करना चाहेंगे। नाम बताएं और प्रश्न करें। नाम अरविंद साहू, ग्राम बाया से। मैं पूछना चाहता हूं सर कि जो बायोगैस संयंत्र ज़मीन के अंदर वाले हैं उस पर सब्सिडी देते हैं, प्लास्टिक टैंक वाली संयंत्र लगवाना चाहते हैं हम, गोबर गैस का प्लांट, तो उसके लिए सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही है? KP अहिरवाल साहब, कृषि विभाग से। अभी इस पे विचार किया जा रहा है। वैसे संभवतः हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसके ऊपर हो, क्योंकि सीमेंट, कंक्रीट और ये मेसन की प्रॉब्लम जो है ना गांव में है। तो अभी वर्तमान में तो जो आप बता रहे हो वो पक्के ही बायोगैस के ऊपर सब्सिडी का प्रावधान है, प्लास्टिक के ऊपर प्रावधान नहीं है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, हम शासन के ध्यान में इस बात को लाएंगे। नाम बताएं। रामवती बाई। कहाँ से आई हैं आप? खटपुरा से। अच्छा, क्या पूछना चाहती हैं आप? हम पूछने चाहते, गरीब आदमी हमसे ज्यादा डोज नहीं डरता, तो कहीं अच्छा। कारी बाल हो जाती, कहीं सूख जाती है, जी, कहीं जी, जी। हाँ। आप लोग वैसे नहीं जानते होंगे, महिलाओं के लिए इस बार अलग से जो है ना जेंडर बजटिंग की व्यवस्था जो है ना शासन कर रही है। तो महिलाओं के लिए अलग से जो अनुदान मिलता है ना, उसकी व्यवस्था तो सरकार करती है, तो आप लोग चिंता मत करें। दूसरा, महिलाओं के लिए विशेष योजना हमारे विभाग द्वारा चलाई जाती है, जिसको मध्य प्रदेश में महिलाओं की कृषि में भागीदारी योजना, उसके तहत विशेष 8 घटकों में प्रावधान है और उस पर अनुदान और आपका प्रशिक्षण, भ्रमण और घूमने के लिए आप लोगों की पूरी व्यवस्था है। आप इसका लाभ जरूर लें। और हमारे जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी यहाँ हैं, अगर कोई समस्या आपको इस संबंध में है तो वो उनसे आप समझकर इस समस्या का निदान करवा सकते हैं। कृषि विभाग के हमारे अधिकारी महोदय ने बताया, अहिरवाल साहब ने, कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना है, बहुत कुछ होने जा रहा है। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। महेश, आप अपना अगला प्रश्न ले लें। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, हमारे साथ में है एक बहुत प्रगतिशील कृषक हैं, उनकी जो समस्या है वो स्वयं रखेंगे। गेहूं जो लगाया है और उसमें यूरिया तो नहीं डाला, क्योंकि धान में भी यूरिया DAP नहीं डाला था। तो इस टाइम पे भी मैंने जो है बोनी करी है, तो सिंपल तरीके से गोबर का जो खाद था उसको मिला के बोनी कर दी है गेहूं की। लेकिन अब यूरिया नहीं डालें तो उसकी जगह उसमें क्या विकल्प है, क्या डालें उसमें? अभी आपने सुना होगा वैसे 18-18 की सिफारिश हुई थी, लेकिन फिर भी स्वप्निल दुबे इनका समाधान करें। डॉक्टर सोनी। किसान भाइयों, खड़ी फसल में फसल की आवश्यकता की पूर्ति तो करनी पड़ेगी, तो खड़ी फसल में आप जल विलेय उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 3 आ रहे हैं। एक तो 18-18-18, दूसरा 17-46 और तीसरा 00-50। इनका छिड़काव 3 बार में करना पड़ेगा। 30 दिन की फसल हो जाए तो 18-18-18 का छिड़काव करें। इफको कंपनी बना रही है खाद, जो किसानों की सोसाइटी है,
और उसका जो 18-18-18 आ रहा है 2 किलो प्रति एकड़ कम से कम 200 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल में छिड़कना है 30 से 35 दिन 40 दिन तक की अवस्था में। दूसरा छिड़काव बाली आने के शुरुआत हो जाए उस समय करें 2 किलो प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल के, और जब बाली में दाने भरने लगे उस समय 0050 का 1.5 किलो 150 लीटर पानी में या इससे अधिक पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो समसामयिक आवश्यकता होती है उसके कारण आपकी फसल बेहतर होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और ध्यान ये रखना है कि 2 किलो 200 लीटर पानी में, इससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं। और ये हमारे साथ किसान भाई हैं जो कि टमाटर की खेती पर बात करना चाहते हैं। मेरा नाम मनमोहन वर्मा है, ग्राम बनेटा से आया हूँ। मैंने अक्टूबर माह में 2 एकड़ में टमाटर लगाए हैं। पौधे तो सब अच्छे हुए मगर इसमें एक कोकरा रोग लग गया है, दूसरा ऑटोमेटिकली वो सब व्यवस्था करने के बाद सूख रहे हैं बीच बीच में। फलों का भी मतलब कम उपयोग है, मतलब वो उत्पादन हो रहा है फूलों का उत्पादन भी कम हो रहा है, टमाटर भी कम लग रहा है। टमाटर क्या सूख रहे हैं आपके टमाटर? आशीष दुबे, आशीष श्रीवास्तव जी कृपया इसका मार्गदर्शन करें। देखिए टमाटर में इस समय झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है और इस रोग में पत्तियां पर जलसिक पीले कलर के जो है हो जाती हैं और जब रोग का प्रकोप बढ़ता है तो पत्तियां पूरी तरह झुलस कर झड़ जाती हैं और पूरा का पूरा तना शेष रहता है। इससे आलू की उपज भी जो है, आलू का साइज भी बहुत छोटा हो जाता है। इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही डायथेन M45 नामक फफूंदनाशक दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप पहला छिड़काव करें और इसके लगभग 7 से 10 दिन के बीच में दूसरा छिड़काव भी आपको करना पड़ेगा। और दूसरे छिड़काव के लिए आपको जो दवा है वो है आपको छिड़कना पड़ेगी डायथेन M45 का भी जो है 8 से 10 दिन बाद फिर दूसरा छिड़काव यदि आप करते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में तो इस बीमारी का प्रभावी जो है प्रबंधन हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर आशीष। महेश अगला प्रश्न लीजिए। जी बिल्कुल, विशेषज्ञों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जो प्रगतिशील किसान भाई है ये कुछ खेती किसानी से हटके प्रश्न कर रहे हैं, ऊर्जा से संबंधित इनका प्रश्न है। जी आप प्रश्न करें। जी नमस्कार, मैं ग्राम गुराड़ी घाट से आया हूँ और मुझे सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी लेना है। 5000 वर्ग के कनेक्शन के हिसाब से क्या सब्सिडी है और कितने पैसे का पड़ता है? आपके पास ऊर्जा का जो स्रोत डीजल है, ट्रैक्टर है जिनसे चला लेते, इंजन चला लेते हैं। इसके अलावा वैकल्पिक स्रोत है जो आपका फसल अवशेष है, वो बहुत बड़ा वैकल्पिक स्रोत बन सकता है ऊर्जा का, जिससे आप प्रोड्यूसर गैस बना सकते हैं। इसका ब्रिकेट प्लांट है जिसे फसल अवशेष को ग्राइंड करके उसके ब्रिकेट बना लेते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी का भी सोलर पैनल सेल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिणत कर सकते हैं। ये जो प्रश्न आ रहा है किसान भाई इसको बहुत ध्यान से सुने और इसका जवाब भी बहुत से सुनिएगा क्योंकि आपको बहुत अधिक आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली फसल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मैं जगदीश पटेल, बामनवाड़ा, तहसील बरेली, डिस्ट्रिक्ट रायसेन से हूँ। मैं जैसा कि राजवीर सर ने बताया, मैं मशरूम की खेती करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में मुझे तकनीकी जानकारी चाहिए। मैं उसके लिए प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, कहीं पर मतलब उसकी वो ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो जैसे मशरूम की खेती है, जैसे मशरूम के जैसी और भी जो खेतियाँ हैं उनकी सभी जानकारी चाहता हूँ और उसके अलावा और भी बहुत कुछ। जी बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर मिलेगी, आप प्रतीक्षा करें। राजवीर सिंह जी बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में इनको बताइए कि मशरूम की खेती किस तरह लाभकारी हो सकती है। किसान भाइयों, मैं पिछले 2-3 साल से मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब 2 लाइनों में दूंगा कि आप अकेली गेहूं, अकेली चावल, अकेले दाल इसके पीछे ना जाओ। जो ऊर्जा की बात थी वो भी इसी में आ जाती है। पूरे पौधे को कैसे अपने बर्तों में लेके आना है और कैसे उससे पैसा कमाना है। मशरूम की ट्रेनिंग हम देते हैं, जो मशरूम आप पैदा करोगे वो भी मैं ही खरीदूंगा। नंबर 1, आप गाय रखोगे, गाय की ट्रेनिंग भी दूंगा, गाय का जो आप पैदा करोगे वो भी हम ही खरीदेंगे। तीसरे नंबर पे मधुमक्खी रखोगे, मधुमक्खी की ट्रेनिंग देंगे, मधुमक्खी के बॉक्स ही देंगे और वो शहद भी हम ही खरीदेंगे। और आपको अगर 2 लाख एकड़ से कम लाभ होगा वो पैसे हम देंगे अगर आप हमारे कहने पे काम करोगे।
अगर आपने ये करा कि एक साल गोबर डाल दिया, दूसरे साल यूरिया, फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रश्न आ रहा है गेहूं से संबंधित, चूंकि गेहूं इस समय बड़ा हो गया है, खरपतवार नियंत्रण का समय है, तो सारे किसानों की रुचि के लिए यह प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत है। हेलो सर, मैं ग्राम अकोला से, नाम मेरा प्रमोद गौर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के लिए खरपतवार नाशक कौन सा डाला जाए गेहूं में, और चने के लिए भी यदि कोई दवा बदली है तो वो बताएं सर, खरपतवार नाशक के लिए चौड़ी पत्ती में। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आपने दो प्रश्न किए कि गेहूं में सकरी और चौड़ी पत्ती के खरपतवार, तो हम सभी जानते हैं कि गेहूं में यदि सकरी पत्ती के खरपतवार ज़्यादा हैं तो उसके लिए आइसोप्रोट्रान दवाई आती है, आइसोप्रोट्रान 75 WP के नाम से, और जिसकी मात्रा है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। तो जैसे ही हमारा पहला पानी लग जाए उसके बाद हम आइसोप्रोट्रान दवा का उपयोग कर सकते हैं, या सल्फोसल्फ्यूरान करके एक दवाई आती है, ये भी 75 WP 33 ग्राम। तो दोनों में से कोई एक दवा का उपयोग सकरी पत्ती के लिए, और चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो मेट सल्फ्यूरान मिथाइल दवाई आती है 20 WP के नाम से, और इसकी मात्रा 20 ग्राम लगेगी। और जिन खेतों में कृषकों के सकरी और चौड़ी पत्ती दोनों के खरपतवार हैं वहाँ पे एक प्रोडक्ट आता है सल्फोसल्फ्यूरान पर प्लस मेट सल्फ्यूरान मिला हुआ आता है, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। तो इस तरीके से पहले पानी के बाद यदि हमारे पास खरपतवार नाशक है तो नमी में हम जो है छिड़काव करके गेहूं में खरपतवार। धन्यवाद स्वप्निल। मैं जी अगला प्रश्न। जी बिल्कुल, मंचासीन विशेषज्ञों से फिर आग्रह है, क्योंकि खरपतवार की बात हो रही है तो हमारे किसान जी है एक खरपतवार को पहचानने में असमर्थ है और वो ये समझ नहीं पा रहे है। हाँ सर, मेरा नाम है सीताराम यादव, ग्राम जवारखेड़ा से आया हूँ। मेरे खेत में प्याज की तरह के पौधे हो रहे हैं गेहूं में, वो उसमें 240 वगैरह भी डाल के मतलब हर साल डालता हूँ, 2-3 बार बखरने के बाद उसमें एंड नहीं हो पा रहा, वो प्याज की तरह पौधा है वो। विशेषज्ञ कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, तो उसमें जैसा अभी हम चर्चा हो रही थी, हमने बताया था कि गेहूं में सकरी और चौड़ी पत्ती के आते हैं, तो ये जो है प्याजी करके एक रहता है, तो इसमें जैसे हमने बताया मेट सल्फ्यूरान मिथाइल करके दवाई आती है 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और लगातार जो हमारा फसल चक्र है उसका भी यदि हम उपयोग करते हैं तो हम खरपतवार का जो है प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे किसान भाई भी विशेषज्ञ की बात का ध्यान रखें, यदि इस तरह की दिक्कत आती है, खरपतवार को नहीं पहचान पा रहे हैं तो जो बताइए दवाई उसका प्रयोग करें। महेश जी, पशुपालन भी बहुत जरूरी है खेती के साथ करना, इसकी योजनाओं के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं हमारे साथ में किसान भाई। जी मैं पूछना चाहता हूँ, रईस अहमद मेरा नाम है, किसानी करता हूँ, ये यहाँ मकोड़िया पे रहता हूँ, मेरी ज़मीन है यहाँ पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छे किस्म के बकरा बकरी ऐसे इनमें क्या लाभ है, क्या सब्सिडी मिलती है इन पे, तो बड़े जानवर बने सब अच्छी नस्ल के किस्म पालन करना चाहता हूँ, बकरा बकरी पालन करना चाहते हैं, जानकारी। नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे पशुपालन विभाग द्वारा 5,000 रुपये का इकाई लागत 5,000 रुपये का बकरा जमुनापारी बकरा प्रदान किया जाता है, जिसमें 80% अनुदान है, 20% राशि अंशदान के रूप में आपको देना पड़ता है। हमारे यहाँ हितग्राही भी कुछ उपस्थित हैं जिन्होंने को 2 साल पूर्व में बकरा प्रदान किया गया और काफ़ी लाभ भी हुआ है उनसे। मैं मोहन पाल एक हैं हमारे यहाँ जो उपस्थित हैं, उनसे वो करूँगा कि वो बताएंगे आपको कि उनको क्या लाभ हुआ है बकरा प्रदान करने से विभाग द्वारा। मोहन पाल जी। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहन पाल है, मैं सायगंज का रहने वाला हूँ। ये पशुपालन विभाग ने मतलब मेरे को पिछले 2 साल मतलब बकरा दिया था मेरे लिए, तो उससे उच्च नस्ल का मतलब बकरा दिया था, उससे मतलब अच्छे हष्टपुष्ट मतलब 25-30 बकरे हो गए हैं, और मतलब जो बकरी हुई है वे अच्छा दूध देती है और वजन भी उनका अच्छा रहता है, और बहुत अच्छा लाभ हुआ मेरे लिए। मैं पशुपालन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई इनके लिए तो तालियां होना चाहिए। बहुत इन्होंने पशुपालन विभाग की योजना से पूरा लाभ लिया है। लेकिन यहाँ पे एक शिकायत लेकर हमारे साथ में किसान भाई खड़े हुए हैं, नाम बताएं और अपनी शिकायत सीधे मंच तक पहुँचा दो। सर मेरा नाम हेमंत चौहान है, मैं ईसरपुर से आया हूँ। सर हमने जो बलराम तलक खुदवाए थे उसकी राशि पूरी नहीं मिली। हरिवाल साहब, राशि पूरी नहीं मिली है, कब से खुदवाया था? जी 2013 में खुदवाए थे। कौन से गांव का है? ईसरपुर। बता भाई एसडीओ साहब। यहाँ बोलिए। कृषक के द्वारा बलराम तालाब आधा खोदा गया था, एक किस्त इनको दे दी गई है, उसके बाद इन्होंने समय पर पूर्ण नहीं किया था, इसलिए दूसरी किस्त नहीं दी गई इनको। ये है एसडीओ शाहगंज, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। और अपने कागज पूरे कीजिए, काम पूरे कीजिए,
अनुदान लीजिए। अशोक मीना जहानपुर। तो मैं ये पूछ रहा था सर, वो जैविक खेती की जो गेहूं मैंने जो लगाया है उसमें यूरिया की जगह जैसे आपने बताया 50-50 वो डालें, तो रासायनिक डालना नहीं चाहते, उसकी जगह क्या डालें? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, मैंने पहले भी बोला है। पहली बात तो कभी भी ऐसे गोबर नहीं डालना, ये गलत काम है। गोबर डालना, गोबर की कंपोस्ट बनानी है, वो ट्रेनिंग मैं देता हूँ, मेरे पास आ जाना। पहली बात, गोबर 20% रहेगा, 80% कचरा आ गया। दूसरी बात, एक जहाँ बात आ रही है खरपतवार की, अगर आप उसी खरपतवार को निकाल के उसकी खाद बना लो ढंग से, तो 2 साल बाद आपके खेत में खरपतवार वैसे ही नहीं रहेगा। और आपको यूरिया से भी सस्ता नाइट्रोजन मिलेगा। जो नाइट्रोजन आप कंपोस्ट से लोगे उसकी कीमत आएगी 1 किलो डाइजेस्टेबल नाइट्रोजन की 121 रुपये। अगर यूरिया से वही नाइट्रोजन आप चाहते हो तो 295 रुपये में मिलता है। सर मैं भगत सिंह, ग्राम ऊंचा खेड़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कड़कनाथ नस्ल के जो मुर्गे रहते हैं उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ पोल्ट्री करने के लिए, तो उसके बारे में बताइए जानकारी पूर्ण, कहाँ से इसके चिक्स वगैरह मिलेंगे और कैसे इसकी जानकारी। कड़कनाथ, आप धन्यवाद, आपका वो करूँगा, आपका प्रश्न अच्छा है। कड़कनाथ के देखिए, कड़कनाथ का नेटिव प्लेस जो गृह जिला है वो झाबुआ है मध्य प्रदेश में। झाबुआ इसका नेटिव प्लेस है, गृह जिला है कड़कनाथ का। कड़कनाथ में और अपने जो शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र हथाई खेड़ा है, इसके चूजे आपको शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र हथाई खेड़ा भोपाल में आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले से जाके यदि आपको कड़कनाथ के चूजे लेना है तो जो वहाँ प्रबंधक है शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में, आप नोट कर लेंगे, हथाई खेड़ा में है, उसको आपको पैसा जमा करना पड़ेगा जो उसकी निर्धारित कास्ट है उसके 1 दिन के चूजे की। और उसके बाद आपको रसीद कटी रहेगी। जब उनके पास हैचरी से बच्चे निकलेंगे तो आपको कड़कनाथ के चूजे भोपाल में मिल जाएंगे। भैया कड़कनाथ खूब सुना होगा, दाम भी अच्छा, काम भी अच्छा, खाने में बड़ा स्वाद होता है और इसलिए बड़ी मांग है। आप भी पालन कर सकते हैं और हथाई खेड़ा संपर्क कर सकते हैं। वीरभद्र सिंह जैसे बोल रहा हूँ मैं, जैविक खेती के बारे में आपसे जानकारी चाह रहा हूँ। नई उन्नत खेती, जैविक खेती, आप थोड़ा बताएं मुझे। जैविक खेती, देखिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जैविक खेती प्रोत्साहन योजना संचालित है। उसमें बहुत सारे घटक हैं। आप लोगों को भ्रमण के लिए भी व्यवस्था है, वर्मी कंपोस्ट लगाने के लिए भी व्यवस्था है, और जैविक के जो तरल जैविक खाद आते हैं उसके लिए भी अनुदान की व्यवस्था है। हमारे प्रदेश में अभी वर्तमान में भारत सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की गई है। यह योजना इतनी अच्छी है और इतनी महत्वपूर्ण है कि सभी किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसमें क्लस्टर में काम करना, अगर 50 किसान 50 एकड़ का रकबा एक साथ हम लोग पंजीकृत करवाते हैं तो इसमें पंजीकरण, आपका मतलब जैविक प्रमाणीकरण का पूरा 50 एकड़ का क्षेत्र निर्धारित होगा और इसका सारा खर्चा शासन वहन करेगी। मैं उमाशंकर नागर, ग्राम मातनी से। सर मेरा प्रश्न है, हम आम का बगीचा लगा रखा है, उसके बोर एवं बाल केरी गिर जाती हैं और चीकू के पौधे, उसमें भी पौधे फल लगने के बाद पहले ही गिर जाते हैं। जी कनौजे जी। किसान बंधुओं, हमारे किसान भाई ने जो आम की खास तौर से समस्या उठाई है, ये एक आम समस्या आम की बागवानी में होती है और इसके जो मुख्य रूप से कारण है, सबसे पहले तो वो मैं समझाना चाहूँगा। जब पौधों में फलन की क्रिया चालू होती है, उस समय जबकि फल मटर के आकार का होता है, उस समय आम के पौधों से फलों का झड़ना बहुत तेजी से होता है। उसके उपरांत जब कंकड़ के आकार के फल हो जाते हैं, उस समय यदि आम में फल झड़न नहीं रुक रहा है तो वास्तव में ये एक हमारे किसानों के लिए काफ़ी आर्थिक दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं तो नुकसानदेह की स्थिति होती है। इसके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। यदि एक निश्चित अंतराल से जो पानी की आवश्यकता है, जो सिंचाई की आवश्यकता है, यदि वो फसल को नहीं हो रही है, उसके चलते फल झड़न होता है। दूसरा, कुछ हार्मोन्स का भी अपना योगदान होता है, उनकी अधिकता या कमी के चलते भी फल झड़न आम के उसमें होता है। तो मैं यहाँ एक प्लानोफिक्स नेप्थलीन एस्टिक एसिड, यदि ये आम समस्या हमारे किसानों की है तो नेप्थलीन एस्टिक एसिड 10 ppm का घोल बनाकर हम यदि मटर की स्टेज पे और उसके 20 दिन के अंतराल से दूसरा छिड़काव कर देते हैं तो आम में हम फल झड़न की समस्या को आसानी से रोक सकते हैं। सर मेरा नाम दीपक भंडारी, ग्राम पानगुराडिया से। सर मेरे पास HF और साहिवाल किस्म की 2 नस्ल की गायें हैं, लेकिन उन पर सर वो परजीवी बहुत लगते हैं, कंट्रोल ही नहीं होते किसी से। हमारे पास पशु चिकित्सा विशेषज्ञ त्रिपाठी जी हैं, जवाब दीजिए। धन्यवाद। आप साहिवाल जो है ये उन्नत नस्ल की, जो देसी नस्ल की हमारी गाय है,
उनमें से आती है, ये भी उन्नत नस्ल की गाय है साहीवाल, और आपने होस्टन फ्रीजन बताया, ये बहुत ही प्रोडक्टिव वाली होस्टन फ्रीजन इस समय सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल है। इन नस्लों को पालने के लिए देखिए क्या है, वैज्ञानिक तरीके से पालन करना चाहिए। उसमें हमेशा आपको चिकित्सक के संपर्क में भी रहने की आवश्यकता है। नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर और डिवर्मिंग, हर 3 महीने में डिवर्मिंग की दवा, इसके लिए आइवरमेक्टिन अच्छी कंपनी का इंजेक्शन आता है, आप 3-3 महीने में लगवाएं, निश्चित रूप से आपको इक्टोपैरासाइट से आपको निजात मिलेगा। ये दोनों नस्ल बहुत अच्छी, होस्टन फ्रीजन सबसे ज्यादा इस समय भारत में दुग्ध उत्पादन में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल है होस्टन फ्रीजन, उसको मेंटेन करना। और साहीवाल अपने इंडिया में, इंडियन नस्ल में सबसे अच्छी नस्ल है, इसलिए मैं कहूंगा कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके अपनाना इसके लिए आवश्यक होगा। फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी के एक विशेषज्ञ हैं बीपी सिंह साहब, हम चाहेंगे कि बहुत संक्षेप में कैसे किसान भाई एक समिति का गठन करके लाभ ले सकते हैं, उसकी जानकारी दें। मैं एक कृषि वैज्ञानिक इकोनॉमिस्ट हूँ और आजकल जो है ना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी के पद पर काम कर रहा हूँ। एक संस्था है NGO IACD, तो उसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों को संगठित किया जाए जिससे कि उनको उससे लाभ मिल सके। तो मेरा आपसे आप लोगों से कहना ये है कि शाहगंज एक ऐसा एरिया है मेरा ख्याल है जहाँ पर कोई कृषि उत्पादक किसान उत्पादक कंपनी का गठन नहीं हुआ अभी तक। तो इसमें अगर गठन नहीं हुआ है तो मैं आपकी इसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ। छोटे और जो है ना सीमांत किसान हैं, जो लघु और सीमांत किसान, उनको मिलाकर एक कंपनी का गठन हो सकता है जिसमें कि आपको सारी जो है ना कृषि आदान, कृषि तकनीकी और कृषि बाजार सबसे जोड़ा जा सकता है और आपको अच्छे से अच्छा उससे फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप लोग तैयार हैं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं उसमें पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद। नसीर का नाम है मेरा। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है, पहले तो मैं मछली फार्म खोलना चाहता हूँ और दूसरे बिजली वाले कहते हैं आपके पास ज़्यादा ज़मीन सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, उधर बगीचे वाले भी कहते हैं कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब ज़्यादा ज़मीन है तो क्या बेच दूँ उसको या दान में दे दूँ? धर्मेंद्र सिंह जी को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। उन्होंने किस तरीके से जैविक दूध कंपनी बना रहे हैं और किस तरह से सीधे सीधे हर एक किसान को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मैं आमंत्रित करूंगा किसान का जवाब किसान से। मैंने नेट पे सर्च किया तो मालूम चला, ये आपके बॉम्बे के अंदर सुना होगा आपने कि अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी, इनके यहाँ पूना से दूध जाता है, सप्लाई होता है और उस दूध की कीमत होती है 80 से 85 रुपये लीटर। वही दूध हम लोग डेयरियों में सप्लाई करते हैं, यहाँ से 25 रुपये लीटर में सप्लाई करते हैं। और ऑर्गेनिक दूध तैयार करने में जो हम सादा दूध आप घर में तैयार कर रहे हैं उससे आधी कीमत में है आप ऑर्गेनिक दूध तैयार कर सकते हो। उसका बाजार में जो मूल्य है वो लगभग 70 से 80 रुपये लीटर मार्केट में उस दूध का रेट मिल रहा है। हम लोग एक फार्म तैयार कर रहे हैं और मैं किसानों से आग्रह करता हूँ, एक हम मास्टर डेयरी बना रहे हैं और मास्टर डेयरी के साथ में एक छोटी छोटी डेयरियाँ हम तैयार करेंगे जिसमें 10 गाय या 20 गाय की आप लोग डेयरी तैयार करें और सारा दूध हम जो आप सांची संघ को दूध देते हो उससे अधिक मूल्य में हम आपसे दूध परचेस करेंगे और वो दूध परचेस करके और नगद पेमेंट हम आपको वही भुगतान करेंगे। धन्यवाद। भैया तालियां तो होती है और मुझे लगता है कि ये समाधान भी उन किसान भाई का हो गया होगा जिन्होंने अभी शिकायत की थी। पूर्वा, अगला प्रश्न ले। हाँ जी, हमारे पास एक किसान भाई हैं जिनका प्रश्न है हमारे विशेषज्ञों से। अपना नाम बताएं। देशराज सिंह मीना जी, ग्राम खटपुरा, जिला सीहोर। ये सोयाबीन हम 6 साल से लगातार बोते चले आ रहे हैं और सबसे कम कीमत में ये पैदा हो जाता है सोयाबीन, लेकिन हो नहीं रहा है। ये फलाव आता है, फूल आता है, अच्छे जम के जाता है और आखिरी में जब कटाव के समय ये पतला पड़ जाता है मसूर के दाना की तरह। जी, सोयाबीन पतला पड़ जाता है। स्वप्निल बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बड़ा सामायिक एक प्रश्न पूछा, जो सामायिक तो अभी रबी का चल रहा है, पर सोयाबीन जो हमारा छूटता जा रहा है, तो लगातार जो हम उसमें 2-3 बातें करेंगे। एक तो किस्मों का चुनाव, तो हम जो है सोयाबीन के समय में कम से कम 2 किस्मों का चयन करें, एक जल्दी पकने वाली, एक मध्यम पकने वाली। तो जिसमें जैसे अभी अपन जवार सोयाबीन 95-60 लगा रहे थे, उसी में 2 किस्में नई आ गई हैं। एक जवार सोयाबीन 2034 और एक आ गई है जवार सोयाबीन 2029, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किस्में हैं। तो आप आगे से संपर्क करके जो है इन किस्मों का चुनाव करें। और एक और किस्म आ गई है जो ग्वालियर राजमाता विजयराजे सिंधिया से वैरायटी है, अपने RVS 2001-4। तो आने वाले समय में जो हम गेहूं की 95-60, 93-05, 335 पुरानी किस्मों का उपयोग कर रहे थे, उसकी जगह JS 2034, JS 2029 और साथ में मेड़ नाली पद्धति लगातार मध्य प्रदेश
सरकार द्वारा, शासन द्वारा, विभाग द्वारा जो है खरीफ फसलों के लिए मेड़ नाली पद्धति पे जोर दिया जा रहा है। तो जो हम नीचे बोनी करते हैं, फ्लैट बोनी करते हैं, उसकी जगह कुसिया लगा के मेड़ नाली में यदि हम सोयाबीन को करना शुरू करेंगे और समन्वित पोषण और समन्वित कीट नियंत्रण करते हैं नई किस्मों के साथ, तो वो दिन दूर नहीं कि हम सोयाबीन में भी जो है पुनः अच्छा उत्पादन लेने जो है सक्षम रहेंगे। और मेड़ नाली पद्धति का उपयोग करें, संतुलित खाद का प्रयोग करें, कीटनाशकों का प्रयोग करें, सही किस्म का चयन करेंगे तो आपको सोयाबीन जो इस साल पिटी थी वैसा कभी भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। सीहोर में कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि किसानों की बहुत तरह से मदद करता है। हमारे जो विशेषज्ञ संदीप टोडवाल जी सीहोर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य क्षेत्रों में जो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को सहायता करता है उसके बारे में बहुत संक्षेप में कृपया जानकारी दें। तो नमस्कार। सभी जिलों में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है और ये कृषि विज्ञान केंद्र पूरे जिले में सभी किसान भाइयों के लिए कार्यरत रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र जो रहता है इसका मुख्य जो तरीका रहता है काम करने का, इसमें 3 गोद ग्राम रहते हैं जो हर साल एक गाँव चेंज होता है और उन्हीं गाँव में काम करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं गाँव तक सीमित है, पूरे जिले के सभी किसान भाई अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़ सकते हैं। वहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र जो इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे रिसर्च होती है, वहाँ से जो कृषक भाइयों के लिए जो नई नई किस्मों की बात करें, नई कृषि तकनीकियों की बात करें, ये जो निकल के आती है उन तकनीकियों को कैसे किसान भाइयों तक पहुँचाना, ये सबसे मुख्य कार्य रहता है जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदर्शन के माध्यम से, वो OFT हो, FLD हो, प्रशिक्षण की बात है, प्रशिक्षण के माध्यम से, और ये सारी चीज़ें जो है वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे एक प्रक्षेत्र रहता है, उस प्रक्षेत्र के ऊपर ये सारी चीज़ें जो व्यवस्थित रूप से प्रदर्शन करके दिखाई जाती है, ताकि कोई भी कृषक भाई जब प्रक्षेत्र पे आए कृषि विज्ञान केंद्र के, तो अगर वो जैविक खाद बनाने की बात करे, केचुआ खाद की बात करे, किसान भाइयों मिट्टी परीक्षण कराने की आवश्यकता इसलिए रहती है कि इससे हमारे मिट्टी के अंदर पोषक तत्व की उपलब्धता क्या है ये हमें मालूम पड़ जाए और उसके आधार पर हम अपने खेतों में किस अनुसार हम फसलों का चयन करें, ये भी हमें सुविधा मिलती है। और उन फसलों में किस आधार पे हमें पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, चाहे हम जैविक खेती करें या हम समन्वित रूप से पोषक तत्व प्रबंधन करें, दोनों के लिए ही ये आवश्यक है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में जो सेवानिया में स्थित है, वहाँ किसान भाइयों के लिए मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है। मैं हरिओम पालीवाल हथनौर ग्राम से। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे, टमाटर के पौधे सूख रहे हैं, इसमें लगभग आधे पौधे सूख चुके हैं बीच बीच में, इनका कोई उपचार या कोई व्यवस्था क्या हो सकती है? देखिए, टमाटर में इस समय अर्ली ब्राइट एक रोग है जिसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। शुरुआती अवस्था में ये बीमारी पत्तियों पर देखने को मिलती है, धीरे धीरे ये जो है बीमारी बढ़ती जाती है। क्योंकि इस रोग का जैसे ही प्रकोप दिखता है उस समय आप जो है डाइथेन M45 जो है नवक फफूंदनाशक दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें और इसके लगभग 8 से 10 दिन बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक और फफूंदनाशक दवा है जिसकी 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं तो इस रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर आशीष। और सोयाबीन ही क्यों बोएं, सोयाबीन की जगह दूसरी फसलें ले सकते हैं कि नहीं, प्रश्न उठा रहे हैं हमारे किसान भाई। मेरा नाम रमाकांत रघुवंशी, ग्राम मांजरकुई से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये सोयाबीन की अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल नष्ट हो रही है, तो क्यों ना हम कोई नई फसल, जैसे अधिकतर अभी तक जानकारी दे रहे हैं तुअर के बारे में, तो मैं इस तुअर के बारे में जानना चाहता हूँ। डॉक्टर स्वप्निल, क्या तुअर बोना ठीक रहेगा सोयाबीन की जगह? देखिए, 2-3 विकल्प है हमारे पास। जैसा सोयाबीन नहीं हो रहा है तो तुअर की बात करिए आपने, तुअर भी कर सकते हैं, साथ ही मूंग उड़द भी हम कर सकते हैं, बरसात में भी कर सकते हैं। और तुअर की जो आपने बात करी उसमें 2 बातें करूँगा मैं। एक तो तुअर की प्रजाति, तो अभी जो नई किस्में आ रही हैं जैसे TJT 401, TJT 501, ये दोनों ऐसी किस्में हैं जो 140 से 150 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। और यदि हम खरीफ में तुअर लेते हैं तो तुअर को काटने के बाद, राहर को काटने के बाद उस पर गेहूँ या चना की बोनी भी कर सकते हैं और पाला से बच सकते हैं। तो तुअर एक बहुत अच्छा विकल्प है। साथ ही सोयाबीन के साथ यदि हम तुअर लेते हैं अंतर्वर्ती फसल में तो हमारी रिस्क भी कवर होगी। यदि सोयाबीन खराब होता है तो तुअर आएगी। मेरा नाम राजेश चौहान है, मैं ईसरपुर से आया हूँ। मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि टमाटर के साथ कौन सी फसल और पैदा हो सकती है? टमाटर बिना तुलसी के किया नहीं जाता सारी दुनिया में, सिर्फ हम ही हैं जो बिना तुलसी के टमाटर करते हैं। इसके साथ तुलसी लगती है तब इसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, ये जैविक में आ जाए। राजवीर साहब बताएं कि टमाटर के साथ तुलसी लगाएं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि उसके साथ साथ यदि गेंदा की फसल लगाएं,
उसमें गेंदा की यदि फसल लगाएं तो फूल प्राप्त होंगे, और ख़ास बात यह है कि उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। और जो गेंदा आप लगाएंगे टमाटर के लगाने से 10 दिन पहले लगाएंगे, और इससे क्या होगा कि इसमें गेंदा में फूल पहले आएगा और टमाटर में बाद में आता है। और जो इसमें कीड़ा लगता है विशेष रूप से फल छेदक कीड़ा जो इल्ली होती है जी, वो आके गेंदे के फूल पर अंडे देती है और इसका जो फूल है वो बच जाता है। सर मैं श्याम सिंह चौहान रुछवाड़ा से हूँ। हम सोयाबीन बो देते हैं, सोयाबीन उग भी आता है, इसके बाद में 15-20 दिन बाद वो ऑटोमेटिक पीले पत्ते हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। और दूसरा एक और क्वेश्चन है, मैं गेहूं की जगह पे हम क्या धनिया बो सकते हैं? सब उसकी पद्धति क्या है वो समझाएं हमें। किसान भाइयों, जहाँ तक गेहूं के स्थान पर धनिया बोने की बात है तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे पास पर्याप्त पानी की उपलब्धता है तो गेहूं हमारे लिए एक बहुत बेहतर विकल्प है। जहां पर सीमित सिंचाई के साधन है वहां पर धनिया बहुत अच्छा एक विकल्प हमारे सामने उभर के आया है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है और इसमें मुख्य रूप से 2 सिंचाइयों की आवश्यकता सिर्फ इस फसल को होती है। खास तौर से अभी चूंकि हमारे पूरे प्रदेश में अगर हम थोड़ा सा राजगढ़, नीमच और मंदसौर की बात करें, जहां पर धनिया की खेती खास तौर से गुना जिले की बात करें जहां पर होती है, और हमारा जो अन्य क्षेत्र है वो नया है, वहां पर तो हम बहुत सफलतापूर्वक धनिया की खेती कर सकते हैं। मात्र 2 सिंचाई यदि हमारे पास है तो हम बहुत बेहतर उत्पादन धनिया से कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यहाँ आपके बीच में घूमते हुए मुझे एक विशेषज्ञ मिल गए हैं, ये कल्चर के जीवाणु खाद के विशेषज्ञ हैं। और मैं सिर्फ आप सबकी तरफ से प्रश्न करना चाहूंगा कि कल्चर किस तरह से आपको फायदा देता है और क्या अभी भी हम राइजोबियम कल्चर का या पीएसबी का उपयोग कर सकते हैं? अभी वैसे कल्चर का खाद का जो उपयोग है वो बोनी के समय करना पड़ता है, जिसको जब बोनी करते हैं तो हर बीज के ऊपर उसका लेपन करने के बाद में उसको बोनी करा जाता है। बोनी संभवतः शाम के समय या सुबह के समय करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो खड़ी धूप से जो जीवाणु है वो बचा रह सके। अगर किसी ने उस समय कल्चर खाद का उपयोग नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो ऐसे समय में आप फ्लावरिंग स्टेज में कल्चर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे 150 किलो खेत की बारीक मिट्टी या फिर FYM या मतलब गोबर खाद, इसमें अगर 5-5 पैकेट एस्ट्रोबैक्टर और 5 पैकेट हमारा PSB, ये अगर मिला के और इसको इरिगेशन के साथ में अगर बहा दें तो उससे भी उसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसका एक ही सिर्फ ध्यान देना है कि ये सारे के सारे जीवाणु हैं ये किस तरह से उस हर पौधों के जड़ों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बंसोड़ जी, जो कल्चर वाली फैक्ट्री है भोपाल में, उसके ये प्रबंधक हैं। तालियां हो जाएं इनके लिए अच्छी जानकारी के लिए। और अगला प्रश्न हम ले रहे हैं अपने किसान भाई से। मैं सीताराम यादव, ग्राम जवाहर खड़ा बोल रहा हूँ सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी बारिश की जो मूंग लगाई थी वो तो मतलब सफ़ेद मच्छर कारण से एंड हो गई थी। अब ये मतलब गर्मी की मूंग बोए कि नहीं उस ज़मीन पे, मतलब गेहूं के बाद, ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ। जो गर्मी की मूंग लगाएंगे उसमें विशेष ध्यान रखें कि हम करके जो अच्छी किस्में आ रही हैं, PDM 11 आ रही है, जो अच्छी प्रजाति पीला मोजेक जिसमें कम आता है, उन किस्मों का चयन करें और अच्छा उत्पादन लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला प्रश्न ये यांत्रिकी जो उठा रहे हैं, आपको बीच में टोकूंगी कि इन सभी के बीच में हमारे धर्मेंद्र जी भी एक और प्रश्न आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारे किसान हैं। हाँ, मेजबान है। जी जी जी, मेजबान है लेकिन किसान तो है वो। तो वो भी हमारे विशेषज्ञों से एक प्रश्न करना चाहते हैं, तो प्लीज आइए। मैं आदरणीय कन्नौजिया जी से पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी तकनीक है जिस तकनीक के माध्यम से बंजर भूमि में आपने 1 लाख से 5 लाख तक उत्पादन हो रहा है, 1 लाख से 5 लाख तक का उत्पादन हमें मिल रहा है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। कृपया आप विस्तार से यहाँ बताएं प्लीज। किसान बंधुओं, वास्तव में कृषि की जब हम बात करते हैं तो समन्वित कृषि प्रणाली या कृषि पद्धति की बात आती है, जिसमें न केवल हम गेहूं की बात करते हैं, सोयाबीन की बात करते हैं, या सब्जी की बात करें, या बागवानी की बात करें, या पशुपालन, इसका जो समन्वित तरीका है जिस पर कि हमारी प्राकृतिक खेती आधारित है, चाहे हम जैविक खेती की बात करें, जब तक हम इन सभी आदान या अवयवों को अपनी खेती के अंदर नहीं लेके आते, तब तक हम सफल कृषक या लाभकारी खेती हम उसको नहीं बना सकते। और हमारे अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारे किसान भाई ने अभी कहा, हमने कई एक ऐसी तकनीकी या भी वहाँ पर रखी है, चाहे वो बागवानी की बात हो, चाहे वो गेहूं उत्पादन की बात हो, या अभी मक्का विकल्प के रूप में, गेहूं के विकल्प के रूप में मक्का या कारण की बात आ रही है।
ये सारी बातें वहाँ पर हैं। अभी अब सोयाबीन की जब हम इस सीजन में बात करते हैं, हमारा किसान सोयाबीन की सिर्फ एक फसल लगाता है जो उसका मात्र एक विकल्प आमदनी का होता है। कृषि विज्ञान केंद्र में उसी समय में आपको 10 फसलें देखने को मिलती हैं। वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो कृषि विज्ञान केंद्र में 13 फसलें ऐसी हैं जो आमदनी का स्रोत है। और खास तौर से जो आप उल्लेख कर रहे हैं, हमने वहां पर जो बागवानी की खास जो टेक्नोलॉजी, जो तकनीक हमने वहां पर रखी हुई है, जो अमरूद की अति सघन बागवानी है, जिसमें कि हमारे वैज्ञानिकों का ये कहना है, जिसको अभी ये 3 साल पूरे हुए हैं और पहले 3 साल में जो हमने उत्पादन लिया है वो फसल हमने ऑक्शन के रूप में 1 लाख रुपए की अपने व्यापारियों को बेची। बहुत बहुत धन्यवाद। संतराम यूं ने खटपुरे से बोल रहा हूं मैं। मुझे ट्रैक्टर की बारे में पूछना, अनुदान में मिल रहा कि शामिल कहाँ से मिलेगा? अनुदान चाहिए काय के लिए? किस चीज के लिए? ट्रैक्टर के लिए अनुदान, ट्रैक्टर के लिए जी। देखिए, ट्रैक्टर के से अनुदान के अलावा एक और बहुत खास बात है। ट्रैक्टर के अच्छे गुण कौन से हैं? एक अच्छे ट्रैक्टर में क्या गुण होना चाहिए? पहले तो ट्रैक्टर देखें किसान भाई, और इसके अच्छे गुणों के बारे में भी जानकारी हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं जो अलग से आए हुए हैं। आइए, ट्रैक्टर की जानकारी हम लेना चाहेंगे आपसे। एक अच्छा ट्रैक्टर कैसा होना चाहिए? आप जैसे किसानों ने जिन्होंने सवाल किया है कि ट्रैक्टर के अंदर अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए जो ट्रैक्टर चुनाव में मदद करे, तो ट्रैक्टर चुनाव के लिए मैं बस यही कहूँगा कि अच्छी मशीन का परफॉर्मेंस में 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो उसका स्पेयर पार्ट्स हमें आसानी से मिल जाए, डीजल कम खाना चाहिए और कार्य के अनुपात प्लस अपना ट्रैक्टर का चयन करें। कहीं छूट ना जाए कोई महत्वपूर्ण बात, तो एक मिनट में आप किसान भाइयों को और इस समय के लिहाज से महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे। कृपया एक एक करके किसान भाई बताएं, हमारे विशेषज्ञ बताएं। खास बात है जो आप किसान भाइयों को बता सकते हैं तो हमारे किसान भाई उसका लाभ उठा लें। सबसे पहले डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। सभी किसान भाइयों, चूंकि ये रबी सीजन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि जहाँ तक रोगों की संबंध में बात करें, हमारे किसान भाई कीड़ों की पहचान करने लगे हैं, लेकिन रोगों की पहचान अभी भी हमारे किसान भाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रोग हैं जो कि दिखते नहीं हैं। जिन रोग जनकों से जो रोग होते हैं वो देखने को नहीं मिलते। चाहे हम उगरे की बात करते हैं, बिल्ट की, जो कि एक मृदा जनिक फंगस के द्वारा होता है, चाहे हम पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें, चाहे हम अर्ली ब्लाइट की बात करें, ऐसे कई हजारों रोग हैं और कई पैथोजेंस हैं। और जो पैथोजेंस हैं, जो रोग जनक हैं, ये रोग जनक वातावरण पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं। कृपया मैं सबसे कहना चाहता हूं, अपनी फसलों का सतत निरीक्षण करें। और चूंकि पौधा है, पौधा अपने आप अगर बीमारी ग्रसित है तो अपने आप वो लक्षण अपने दिखा देता है, उसको पहचाने और पहचानने के बाद तुरंत जो है रोग प्रबंधन के उपाय करें ताकि आप अपनी फसलों को बचाकर भरपूर पैदावार ले सकें। धन्यवाद डॉक्टर श्रीवास्तव। डॉक्टर सोनी, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? किसान भाइयों, अभी वर्तमान समय में जो भी फसल लगी है, खासकर गेहूं की फसल लगी है, किसान भाई, हमारा जो आकलन है, किसान भाई पहले यूरिया डालते हैं खेत में और उसके बाद सिंचाई करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है और अनुसंधान प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि खेत के अंदर पहले सिंचाई कर ली जाए। सिंचाई करने के बाद जब चलने लायक स्थिति बने तो शाम के समय यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। ये समसामयिक बात है। दूसरी बात, खेत के अंदर रोगों का प्रादुर्भाव होता है, नमी का संतुलन जब भूमि के अंदर बिगड़ता है, खेत के अंदर बिगड़ता है, तब रोगों का प्रादुर्भाव होता है। कम नमी होगी तो भी कुछ रोग पनपते हैं और अधिक नमी हो जाएगी तो भी रोगों का प्रादुर्भाव होगा। तो खेत के अंदर खेत की जल धारण क्षमता तक ही सिंचाई करें। इसके लिए उत्तम तरीका है स्प्रिंकलर है, सब्जी वर्गी फसलों में ड्रिप का है। जो अपने उन्नत किस्मों का चुनाव या बीज का बदलाव, हर 3 साल में किसान भाई अपने बीज को बदले। हर तीसरे साल आधा एकड़ 1 एकड़ के लिए नया बीज, प्रमाणित बीज का उपयोग करें। उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय, अनुसंधान केंद्रों पर संपर्क करें और उन्नत प्रजातियां जैसे सोयाबीन में 2034, 2029, उड़द की बात करें JU2, JU86 और तुअर की बात करें तो TJT 401, TJT 501। गेहूं की बात करें तो पूसा मंगल और पूसा अनमोल 2 किस्में हैं
जिनकी पैदावार 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ओक्टा निरोधी बात करें तो जेजी 11, जेजी 16, जेजी 74। और साथ ही जो एक प्रश्न आ रहा था किसान भाई का कि हमको जानकारी, जो तकनीकी जानकारी है, तो उसके लिए जो आपके किसान मित्र है, किसान दीदी संपर्क करें। और कृषि विज्ञान केंद्र से जो SMS आते हैं उनसे भी आपको जानकारी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल। साथ ही किसान कॉल सेंटर 1800-233-4433, 1800-180-1551 दो टोल फ्री नंबर हैं जिस पे किसान भाई कोई भी कृषि संबंधी जानकारी लेके अपने कृषि को और अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद कपिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल SMS के जरिए किसानों तक बात पहुंचने लगी है और उन SMS को जरूर ध्यान दें। और अगर आपको SMS नहीं मिलता है तो उसका पंजीयन करवा लें। अहिरवाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कृषि विभाग की ओर से आपका संदेश है? मेरा सबसे पहला तो यही है कि किसान भाई टीवी जरूर देखते होंगे, कृषि दर्शन को जरूर देखें। दूसरा भैया, ये तो ताली बजाने वाली बात है। किसान चैनल जो है ना भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है, किसान चैनल को जरूर देखें, 24 घंटे चलता है। और विभागीय तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई के जो हमारे केवी के हैं किसान कृषि विज्ञान केंद्र, इनके वैज्ञानिकों के से सतत संपर्क में रहें और अपनी कृषि संबंधी जो तकनीकी की जानकारी के साथ विभागीय योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और उप संचालक कृषि कार्यालय से सतत संपर्क में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप खेती किसानी के बारे में उन्नत तकनीक का उपयोग करेंगे और आगे आएंगे। एक प्रश्न और मेरा सभी किसान भाई, गोबर और गौमूत्र से लोग पता नहीं क्यों परहेज करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस तरीके से आप यूरिया और DAP को महत्व देते हैं उसी प्रकार से जिनके पास में पशुधन है, पर्याप्त मात्रा में गोबर और गौमूत्र निकलता है, उसका मैनेजमेंट प्रबंधन जरूर करें और समय समय पर अगर उसका उपयोग करेंगे तो एक कीड़ा बीमारी और ऐसे समय में इसका उपयोग बहुत सार्थक होगा। और किसान भाइयों, एक बड़े मनोविनोद की बात यह है कि गोबर और गौमूत्र की साहब ने बात की। एक शहरी ने कहा कि अरे गोबर गौमूत्र, उसको बदबू आती थी, तो किसान ने कहा कि भैया आपके लिए गोबर गौमूत्र होगा, मेरी तो रोजी रोटी है ना। ऐसा होता है, गोबर और गौमूत्र हमारे लिए आज जैविक खेती का सबसे बड़ा संसाधन है। अगले हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो बात करें। राजवीर सिंह बोल रहा हूँ मैं। कई संस्थाएं हमारी चल रही हैं स्टेट में। हमने 3-4 मॉडल फार्म डेवलप कर दिए हैं। दतिया में है, वहाँ पे हर तरह का प्रशिक्षण देते हैं। भोपाल में है, यहाँ भी हम हर तरह का देते हैं। अब जिला वाइज हम चल पड़े हैं, बुरहानपुर से शुरू किया है। मैं एक ही संदेश आपको देना चाहता हूँ कि अपने टाइम का हर सेकंड आप किसी उपयोग में लाओ, पैसा उससे आएगा। किसान बंधुओं, वर्तमान में हमारी खेती की या हमारे किसान भाइयों की जो प्रमुख समस्या है वो खास तौर से आमदनी को लेके। वर्तमान में फसलों में मौसम के बदलते हुए परिवेश में किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में कृषि विज्ञान केंद्र का अपना जो अनुभव है ये कहता है कि हमारे किसानों को अपने आमदनी के विकल्प बढ़ाने, उनमें जिसमें कि मुख्य रूप से न केवल हमारी ये दलहनी, तिलहनी या अनाज की फसलों की खेती करनी है, उसके साथ साथ बागबानी फसलें, सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन, फल उत्पादन और हमें बेहतर पशुपालन के साथ साथ जो हमारा जैविक खेती की जो हम बात कर रहे हैं और अभी जो मशरूम उत्पादन की बात हो रही है या मुर्गी पालन की बात हो रही है, बकरी पालन की बात हो रही है, इन सारे अवयवों को हमको बहुत गहराई से समझना होगा और सीखना होगा और इनमें से कम 4 से 5 विकल्प हमारे प्रत्येक किसान को लेके चलना होगा जिससे कि हम आमदनी को बढ़ाने में सक्षम होंगे और जो प्रकृति का जो जोखिम है, जो मौसम की जो मार हमारे किसानों के ऊपर आती है, उसको भी कम करने में हम लोग सक्षम होंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा हमारे सभी किसान भाइयों को आज समन्वित कृषि पद्धति अपनाने की आवश्यकता है। पशुपालन विभाग के प्रमुख रूप से अब आवश्यकता है वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने की। देखिए, पशुपालन विभाग के प्रमुख रूप से 3 स्तंभ हैं हमारे यहाँ विभाग के। जो भी हम पशुपालन कर रहे हैं, फीडिंग, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट, 3 हमारे इसके स्तंभ है पशुपालन विभाग के। अच्छा फीडिंग होना चाहिए, बैलेंस डाइट दे हम जानवरों को। यदि अच्छे उन्नत नस्ल का हम जानवर डेयरी का इनमें रखे हुए हैं तो उनको समय समय में मिनरल मिक्सचर, नमक की भी आवश्यकता है। टाइम टू टाइम डिवर्मिंग, टीकाकरण के साथ साथ समय समय पर डिवर्मिंग की आवश्यकता है। ये बढ़िया फीडिंग के अंतर्गत आएगा। अच्छा आप फीडिंग देंगे, निश्चित रूप से जितना उसमें उत्पादन आपको प्रत्याशित है उतना उत्पादन मिलेगा। इसी प्रकार
ब्रीडिंग भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कौन सी नस्ल का चुनाव आपने, कौन सी गाय पाला हुआ है, उसको किस नस्ल के सांड से क्रॉस कराना है, ये भी आप हमारे विभाग से नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेके भी कर सकते हैं। इसी प्रकार मैनेजमेंट, तीसरा हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जहां भी जानवर रखते हैं उनकी साफ सफाई, बर्तन की साफ सफाई, समय समय पर भोजन देना, स्वच्छ पानी देना। जो पानी हम पीते हैं वो पानी अपने जानवर को दो। निश्चित रूप से आपको जितना प्रोडक्शन चाहिए, मैं कह सकता हूं दावे के साथ, अपना विभाग भी हर चीज आपको सहयोग करने को तैयार है। हमारे विभाग की सभी योजनाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए और हम पॉम्पलेट के माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से प्रोवाइड भी कर रहे हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी योजना का ज्ञान लेना है तो हमारे जिला कार्यालय से जो भी हमारा मोबाइल लैंडलाइन का नंबर है उसमें आप संपर्क करके हम लोगों से। प्रिय साथियों, मैं कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा से हूँ, उद्यानिकी वैज्ञानिक हूँ। विशेष रूप से जो भी आपके मन में जिज्ञासा रही है या प्रश्न रहे हैं, उनकी सारी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में दिए जाते हैं। कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और मैं कहूँगा, आप लोगों ने जो चर्चा की, जैसे लोग चना काटने के बाद मूंग लगाने के इच्छुक हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं लगाएं। यदि जो नहीं लगाना चाहते हैं, दूसरी सब्जियां लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं या काउपी लोबिया लगा सकते हैं, और जैसे अभी स्वीट कॉर्न की बात की है वो भी लगा सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो किसान जो रिवरबेड कल्टीवेशन, नदियों में खेती करते हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लगा चुके हैं। और ये जो नहीं लगाए हैं तो पॉलीथीन की थैलियों में कद्दू वर्गी सब्जियों के बीज डाल के बहुत तैयार करें और 15-20 दिन बाद उनको लगाएं। और इसके बाद आप गर्मियों में साग सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर संदीप टोडवाल मिट्टी परीक्षण के बारे में क्या जानकारी देंगे? किसान भाई जब भी अपने खेत खाली होते हैं, चाहे रबी के मौसम के बाद हो, खरीफ के मौसम के बाद हो, तब अपने मिट्टी का सैंपल लेके आप अपने ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जो भी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वहाँ जमा कर सकते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि आजकल ऐसा नहीं कि आप सैंपल ऐसे ही ले आएँ। सैंपल ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से ग्रिड के आधार के ऊपर, और उसका जीपीएस रीडिंग भी महत्वपूर्ण है। ये सारी जानकारियों के साथ ही हम अपना मिट्टी का नमूना जमा कराएं। इसके साथ अभी हाल जहाँ किसान भाई की खड़ी फसल गेहूं हो, चना हो, लहसुन हो, प्याज हो, आलू हो, इन फसलों में पर्णी छिड़काव के माध्यम से पानी में घुलनशील जो खाद आती है उससे पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। साथ साथ जहाँ किसान भाई, हम अभी क्वेश्चन किए थे, जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन जैविक खेती में हम बात करते हैं जैविक खाद की ही बात नहीं है। जैविक के कीटनाशी दवाओं, जैविक फफूंदनाशी दवाओं, सारी चीज़ों का उपयोग करके जैविक खेती करते हैं। लेकिन जहाँ पोषक तत्व प्रबंधन की बात है, हम पूर्ण रूप से जैविक माध्यम से पोषक तत्व प्रबंधन करके जो हमारी अनाज उत्पादन की आवश्यकता उसे पूरा नहीं कर सकते। तो जहां संभव है किसान अपने खेतों में जैविक खेती करें, और बाद में अन्य स्थानों पे, अधिकांश स्थानों पे किसान समन्वित रूप से पोषक तत्व प्रबंधन कर अपने खेतों में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। हम चाहेंगे कि जो आज जानकारी आपको मिली है, आप उसका ज़रूर से लाभ उठाएं। जो कुछ भी अन्य जानकारियाँ आपको चाहिए या आपको जो समस्याएं होती हैं, रोजाना हमारा प्रति सप्ताह जो कृषि दर्शन कार्यक्रम होता है भोपाल दूरदर्शन केंद्र जिसे प्रसारित करता है, वहाँ पर आप फोन कर सकते हैं। 5:30 जी जरूर, 5:30 बजे आता है भोपाल दूरदर्शन पर, आप जरूर देखें। और अगर आपके कोई प्रश्न है या कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, या आप अपने कोई जवाब हमें बताना चाहें कि आपने किस तरह से जैविक खेती की, तो आप जो भी हमसे प्रश्न करना चाहें आप प्लीज़ हम तक पहुँचाएँ। हमारा पता ज़रूर नोट कर लीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। मैं सुदेश श्रीवास्तव अपने साथी पूर्वा राय और महेश सोनी के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करने की आज्ञा चाहूँगा। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत